Hello everyone, welcome back to my channel. We were doing LT grade preposition series and we are in poetry section. Presently we are with another poetry, not another actually. This is the third part of the poetry by Thomas Gray, an elegy written in a country churchyard. Okay, we have done till that stanza where poet was saying कि high monuments are not raised on the tombs of the poor villagers because they didn't got the opportunities enough. बहुत सारी उनको opportunities नहीं मिली to reveal the hidden talent in them. They might have been the qualities to sway the rod of an empire. They could have become an empire. वो एक राजा बन सकते थे, emperor. और they could have been a great ओलिवर क्रॉमवेल. वो एक ओलिवर क्रॉमवेल भी हो सकता था उन ग्रे पुअर विलेजर्स के अंदर, लेकिन उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. दे वर नॉट अवेल टू द अपॉर्चुनिटीज़ टू शो देयर हिडन टैलेंट्स. दे वर लाइक द फ्लावर्स दैट ब्लूम्स इन डेजर्ट्स एंड डाइज अननोटिस्ड. जो कि एक ऐसा फ्लावर की तरह थे जो कि डेजर्ट में उगते हैं और वहीं पे मुरझा जाते हैं. एंड नो वन इज़ देयर टू नोटिस दैम. ओके, so in these connection again poet is adding something more. कुछ और आगे ऐड करते हुए कहते हैं the applause of listening senators to command. He is saying they could have been great orators. जो villagers हैं वो great orators हो सकते थे कि वो applause कि वो इस तरह से बोलते that they could attain the great applause मतलब praise, appraisal could have attained great appraisal of listening senators. उनको बहुत सारे सीनेटर्स जो संसद में पार्लियामेंट में अगर वो बोलते तो बहुत सारे सीनेटर्स उनको सुनते और उसको प्रेज करते. ओके, दे कुड हैव टू कमांड. वो कमांड भी कर सकते थे. द ट्रीट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइस. उनके और वो क्या क्या हो सकते थे वो क्योंकि वो नेशनल नेशन के फेवर में अगर कोई वर्क करते तो उनके अंदर थ्रेट्स भी आते, उन्हें धमकियां भी मिलती. एंड दैट थ्रेट्स उनको दर्द उन धमकियों से दुख भी होता और हो सकता था वो रूइन भी होते या कुछ रूइन लोगों को देख करके वो डिस्पाइस करते, घृणा करते कि तुमने ऐसा काम क्यों किया वगैरह वगैरह. मीन्स वो नेशन पैट्रियाटिक होते और नेशन के हित में काम करते. एंड दे कुड हैव टॉलरेटेड द थ्रेट्स ऑफ पेन बिकॉज दे वर डूइंग सम वर्क इन द फेवर ऑफ नेशन. जो वर्क करता है उसी को पेन मिलता है, उसी को थ्रेट मिलती है. द रूइन टू डिस्पाइस. और बहुत सारी जो बर्बादियाँ हुई होती उसको देख करके वो घृणा करते कि इस तरह से क्यों हो रहा है. ओके, दे कुड मतलब ओवरऑल इनका कहने का मतलब है कि वो ग्रेट पैट्रियाटिक हो सकते थे, एक अच्छे ऑरेटर्स हो सकते थे. टू स्कैटर प्लेंटी ओवर द स्माइलिंग लैंड. और वो इस तरह के लोग हो सकते थे जिनके अंदर कमांड आ जाती, ऐसी कमांड आ जाती, कमांडिंग पावर आ जाती तो वो क्या करते, उनके अंदर अच्छा काम करने की, उनके अगर अच्छे आदमी को कोई पावर मिल जाती है काम करने की तो वो क्या करेगा, ही विल स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल ओवर द कंट्री. तो वो क्या करता, टू स्कैटर फैला देता चारों तरफ, प्लेंटी संपन्नता, ओवर द स्माइलिंग लैंड. पूरी लैंड जो है उसकी राज्य की जो ज़मीन है वो मुस्कुराने लगती. लैंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट्स के लिए काम करता. सो ही कुड हैव स्कैटर, पूरी तरह चारों तरफ संपन्नता फैला देता. एंड रीड देयर हिस्ट्रीज इन द आइज़ ऑफ नेशन. और अपने इतिहास को राष्ट्र की आंखों में पढ़ता, मतलब कि वो राष्ट्रहित में काम करता और इतिहास में पढ़ा, इतिहास के पन्नों में जाना जाता. नेक्स्ट सॉरी Their lot forbade not circumscribed along their growing virtues, but their crimes confined. What the poet is saying over here, their lot forbade means रोका, उसके भाग्य ने, means lot means luck over here.
लक, फॉरबिड मीन्स स्टॉप्ड, ओके। उनके लक ने, जो कि उनका ऑब्सक्यूर लक था कि वो आगे आ नहीं पाए कुछ का अच्छा सा काम करने के लिए, उनके लक ने सिर्फ उनकी ग्रोइंग वर्च्यूज़ को ही नहीं रोका कि उनके अंदर बहुत सारी वर्च्यूज़ थी, गुड क्वालिटीज़ थी, वर्च्यूज़ मीन्स गुड क्वालिटीज़ थी, उनको ही सरकमस्क्राइब नहीं किया, उनको ही लिमिट नहीं किया। सरकमस्क्राइब मीन्स लिमिट करना किसी घेरे में। बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, लेकिन उसने क्या किया, उनके लक ने, कि वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए, उनकी वर्च्यूज़ को ही नहीं रोका, उनके क्राइम्स को भी कन्फाइन किया। मतलब कन्फाइन मीन्स लिमिट दी कि वो ज़्यादा क्राइम मीन्स क्राइम ना के बराबर ही एक रस्टिक पुअर विलेजर्स क्या ही क्राइम करता है, तो उनके क्राइम भी इस तरह से कन्फाइंड हो गए, कम हो गए, ओके। तो वो जो आगे जो फेम और नेम जो लोग ले पाए, जैसे ओलिवर क्रॉमवेल, उन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए थे। फॉरबिड टू वेड थ्रू स्लटर टू अ थॉर्न, और क्या क्या रोका उन्होंने, टू वेड मीन्स किसी चीज़ को तैर करके जाना, थ्रू स्लटर मृत्यु के रास्ते से तैर करके थॉर्न तक जाते थे। सिंहासन पर जाने के लिए बहुत सारी मौत बहुत सारे लोगों का स्लटर करना पड़ता था, वध करना पड़ता था, उस रास्ते से जाना पड़ता था थॉर्न पर, जैसे कि राजा महाराजा लोग करते थे। तो इस चीज़ से भी बच गए, स्लटर से भी बच गए वो पुअर विलेजर्स, उनके लॉट ने, उनके भाग्य ने उनको बचाया। एंड शट द गेट ऑफ मर्सी टू मैनकाइंड, अब लोगों को मार रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर शटिंग द गेट ऑफ मर्सी, दया का द्वार बंद करके मानव के प्रति जो मैनकाइंड के लिए जो मर्सी होती है उसका गेट शट करने पर भी लोग इस तरह के काम कर सकते हैं। सो इन दिस पैराग्राफ what the poet is saying, stanza, what the poet is saying कि their luck not only circumscribed their growing virtues but also crimes were also confined, उनके crimes भी कम हुए थे, ओके। इसकी वजह से वो बहुत सारे क्राइम करने से भी बच गए थे। नेक्स्ट, द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस सीन। अब क्या जो हाई पावर पर जो लोग होते हैं, दे आर हैविंग मैनी ट्रुथ्स इन देयर बूजम्स, उनके दिल में बहुत सारे राज छुपे होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, एंड ड्यू टू दीज स्ट्रगल्स दे आर इन पैंग्स मीन्स एक तरह के पेन में होते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्शियस ऑफ द truth, conscious of the many facts which they are trying to hide. So they were free from these types of pangs, okay. Poor villagers were simple, whatever was in their heart, जो कि उनके दिल में था वो सीधा सीधा बोलते थे। They were not struggling with any kind of pang to hide the truth, okay. To quench the blush of ingenious shame, नेचुरल्स, इंजीनियस मीन्स जो इनोसेंट सी जो शर्म आती है उसको वो छिपा नहीं सकते थे। वो इफ़ दे आर फीलिंग शाय, द पुअर विलेजर इज़ फीलिंग शाय, दे जस्ट ब्लश, बट ग्रेट पीपल लाइक एम्परर्स, दे कैन नॉट ब्लश, ओके। दे आर नॉट सो सिंपल एंड सो इंजीनियस इज़ वेरी सिंपल एंड नेचुरल, ओके। दे कैन नॉट डू, दे हैव टू क्वेंच इट, अपनी ब्लश जो उनको शर्म आ रही होती है, दे हैव टू क्वेंच मतलब उसको वहीं कुचलना पड़ता, वहीं उसको कम करना पड़ता, ठंडा करना पड़ता, पैसिफाई करना पड़ता, ओके। पैसिफाई करना किसी चीज़ को। टू हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और क्या, श्राइन एक तरह से होता है मंदिर, लग्जरी बहुत सारी भोग विलास और गर्व, जहाँ पे पॉम्प, शो, वेल्थ, फेम, मनी होती है, वहाँ लग्जरी और प्राइड डेफिनेटली रहते हैं। तो पोएट इज सेइंग दोज विलेजर वर नॉट मेड टू हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। वो श्राइन एक तरह से मंदिर होता है, लग्जरी और प्राइड को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। अगेन एक क्लासिकल ट्रेट यहाँ पे ऑथर पोएट शो कर रहा है अपना। लग्जरी और प्राइड का जो मंदिर है उसको सजाने का काम इन्होंने नहीं किया, वो झूठे गुणगान में नहीं लगे। विद इंसेंट, किससे सजाना, विद इंसेंट्स किंडल एट म्यूज फेम, सुगंधित, इंसेंट मीन्स सुगंधित, जैसे धूप वगैरह, अगरबत्ती वगैरह होती हैं, दे आर इंसल्ट किंडल एट म्यूजिस फ्लेम,
जैसे कि किसी देवी देवता के द्वार पे अगरबत्तियाँ सुगंध लगाई जाती हैं, इसी तरह से इन म्यूज़ ये जो देवी देवता हैं लग्जरी एंड प्राइड, दे आर पर्सोनिफाइड एज म्यूज़। तो यहाँ पे इनकी फ्लेम को, इनके गर्व को बढ़ाने के लिए कोई इसने गुणगान नहीं किया इन पुअर विलेजर्स ने। ओके, नेक्स्ट, far from the maddening crowd. Maddening crowds ignoble strife. Now next what the poet is saying, that these poor villagers were very far away from the maddening crowd. ऐसा क्राउड जो एक तरह से मैड है, पागल है, भीड़ पूरी तरह से एक पागल है। भीड़ एक तरह से कह सकते हैं पूरी दुनिया एक तरह से पागल हो रही है टूवर्ड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। एक इग्नोबल जो कि बहुत ही उच्च प्रकार की नहीं है, निम्न प्रकार की लड़ाई के लिए पागल हो रहे हैं। निम्न प्रकार की लड़ाई किस लिए है? क्योंकि ऑल आर स्ट्रगलिंग फॉर फेम, नेम, वेल्थ, एल्सेट्रा विच आर नॉट ऑफ एनी हाई क्वालिटी इन द आईज ऑफ एनी हाई लेवल इन द आई ऑफ गॉड। ईश्वर की आंखों में इन सब का कोई महत्व नहीं है। दे आर वेरी इग्नोबल। The world is mad after these ignoble things. Okay, so poet is saying that these poor villagers were very far away from the maddening crowd. Far from the maddening crowd। एक थॉमस हार्डी ने भी एक नोवेल लिखी है जिसका टाइटल यही है, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पोएट इज सेइंग दैट दीज पुअर विलेजर वर नॉट रनिंग आफ्टर these ignoble stripes. Okay, their sober wishes never learn to astray. उनकी sober wishes, सिंपल छोटी छोटी सी जो wishes थी, इच्छाएं थी, never learn to stray, वो कभी भी भटकी नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। उनकी इच्छाएं, उनकी wishes हमेशा sober रहीं, सिंपल रहीं। along the cool sequestered veil of life, उनका जीवन किस तरह से चला? ठंडा सा, sequestered मतलब कि शांत, एकांत सी जीवन रूपी जो वेल है, जीवन की जो शांत एकांत घाटी है, वहाँ पर ठंडक से अच्छे से चलता गया क्योंकि उनकी विशेष जो थी बहुत ही शांत और सोबर थी। दे नेवर लर्न टू स्ट्रे, दे केप्ट द नॉइसलेस टेनर ऑफ देयर वे। वो अपना नॉइसलेस मीन्स शांत सा जो जीवन का रास्ता है, जीवन की जो डगर है, जीवन का जो टेन्योर है, जो ईश्वर ने उनको जीवन का जो समय दिया हुआ है, उनको उन्होंने शांति से बिता दिया। ओके, नेक्स्ट, येट इवन दीज boons from insult to protect some frail memories still erected me with uncouched rhyme and shapeless sculpture decked implore the passing tribute of a sigh. Yet even these boons from insult to protect, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया कि कोई इनको इंसल्ट ना कर सकते। इनको बहुत सारी बून्स मिली, बहुत सारे बून्स मीन्स बहुत सारे इनको वरदान प्राप्त थे जो कि अभी पहले बताए गए। वरदान क्या क्या थे? देयर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे, दे वर डिवॉइड ऑफ मैनी क्राइम्स। ओके, सो इन सब बून्स के बावजूद भी किसी इंसल्ट की, कोई उनकी इंसल्ट ना कर दे कि अरे कौन मरा पता ही नहीं है, उससे बचने के लिए सम फ्रेल मेमोरियल, छोटा सा एक मामूली सा मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड मी, उनकी टॉम्ब के पास, उनकी ग्रेव के पास छोटा सा एक मेमोरियल अभी भी इरेक्ट किया हुआ है, छोटा सा लगाया हुआ है इरेक्ट, विथ अनकाउच्ड राइम। उसमें जो राइम्स लिखी हुई हैं, वहाँ पे कुछ कुछ लाइंस जो लिखी हुई हैं, दे आर अनकाउच्ड, जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे पोइट के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, शेपलेस शिल्पकारी से वो सजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी शिल्पकारी भी नहीं हुई है, मामूली सी शेपलेस सी नक्काशी उस पर हुई है उनके मेमोरियल पर, जो कि उनके ग्रेव के पास लगी हुई हैं। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई, क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या कौन सा ट्रिब्यूट चाहते हैं, कौन सी हम लोगों से वो ट्रिब्यूट, क्या मतलब एक ट्रिब्यूट मीन्स एक तरह से जो किसी की मेमोरी में कुछ दिया जाता है उसको क्या कहते, उस these फ्रेल मेमोरियल्स ये हमसे क्या चाहते हैं, क्या इम्प्लोर करते हैं, हमसे क्या इच्छा रखते हैं
एक पासिंग ट्रिब्यूट, एक हम छोटा सा उनके लिए ट्रिब्यूट दें, थोड़ी सी आह तो भर दें उनके लिए कि ही इज़ पास्ड अवे। देयर नेम, देयर आई स्पेल्ड, their names, their ears spelt the unlettered muse, the place of fame and glory, and fame and elegy supply, and many a holy text around she strew, that teach the rustic moralist to die. Now, their name, their ears, जो नेम और ईयर्स जो उनके मेमोरियल उनके ऊपर लिखे हुए हैं, उन पुअर विलेजर्स के मेमोरियल के ऊपर, दे आर स्पेल्ड बाय अनलेटर्ड म्यूज, एक अनपढ़ कवि के द्वारा लिखे गए हैं। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, उसमें एक उनकी प्लेस ऑफ फेम, उस एलिजी में क्या थोड़ा सा उनको फेम दे दिया गया है। वो एलिजी जो लिखी हुई है उनके उस पे टॉम पे, दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ प्लेस ऑफ फेम, थोड़ा सा उनको फेमस कर रही है। दैट ओनली द एलिजी इज सप्लाइंग एंड मैनी अ होली टेक्स्ट अराउंड शी इज़ ट्रू, और उनका जो मेमोरियल इरेज किया हुआ है उसके आसपास बहुत सारे पवित्र शब्द लिखे हुए हैं। क्या पवित्र शब्द लिखे हैं? दैट टीच द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई, जो कि पुअर विलेजर्स को यही शिक्षा देते हैं कि एक दिन सबको मरना ही है। ओके, नेक्स्ट, फॉर हु to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being resigned, left the warm precincts of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind. What the poet is saying, for who, उन सभी लोगों के लिए, for who to dumb forgetfulness a prey, जिनके लिए फॉरगेटफुलनेस को फिर से यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया गया है, उन लोगों के लिए जिनको जो फॉरगेटफुलनेस, भूल का शिकार है, मीन्स दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी फॉरगेटन बाय एवरीवन। ओके, उन लोगों के लिए क्या सही होता है? द प्लीजिंग एंशियस बीइंग एवर रिजाइन, प्लीजिंग एंशियस, वो लोग खुशी से एंशियस रहते हैं। एंशियस मीन्स चाह रखना, वो चाह रखते हैं, उस चाह को रख करके उनको एक तरह से प्लीजमेंट होती, खुशी महसूस होती है। बिफोर बीइंग एवर रिजाइन, मृत्यु के बाद भी वो एक खुशी महसूस करेंगे। ओके, क्या खुशी महसूस करेंगे? लेफ्ट द वार्म पैरिंग्स ऑफ द चीयरफुल डे, उसमें छोटी छोटी क्या लिख रखी हैं उन्होंने? अपनी कहानियाँ लिख रखी हैं ऑफ देयर चीयरफुल डे, जब वो जिंदा थे तो खुश थे, किस तरह से उनका चीयरफुल डे निकलता था, उस छोटी छोटी सी वो टेल्स लिख रखी है। ओके, दे आर वार्म बिकॉज दे आर फुल ऑफ इमोशंस। अब ये छोटी छोटी टेल्स लिख करके क्या करना चाहते हैं? द एज इफ दे आर लुकिंग बिहाइंड, लॉन्गिंग लिंगिंग मतलब कुछ चाहत रख के, कोई आदमी जैसे पीछे देखता है ना कि काश मुझे कोई याद कर ले, तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। दैट पार्टिंग सोल, जो रिज़ाइन कर रही है, वो वो क्यों एंशियस रहती है? वो एंशियस, उसने अपनी छोटी छोटी सी कथाएं पैरिंग। नाउ व्हाट हैपन, द विलेजर्स आर लीविंग देयर टेल्स ऑन देयर मेमोरियल्स सो दैट दे कैन बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल। दे आर जस्ट लाइक कोई जा रहा हो और पीछे देखे कि मुझे कोई याद करे, दैट्स वाई दे आर लीविंग देयर स्मॉल प्रेसिंग्स ऑन देयर ऑफ द चीयरफुल डे, छोटे छोटे अपने जो हैप्पी डेज हैं उनकी जो छोटी छोटी सी झलकियाँ उस मेमोरियल पर छोड़ जाते हैं। बिकॉज दे आर जस्ट लाइक लॉन्गिंग मीन्स चाहना, एक अटकी रहती है उनकी चाहत की। दे आर लुकिंग बिहाइंड, पीछे देख करके कि वो देखते हैं कि मुझे कोई याद करे। दिस लॉन्गिंग एंड लिंगरिंग मीन्स पीछे अटके रहना थोड़ा सा, लॉन्गिंग मतलब चाहत। ओके, नाउ ये पूरी स्टैंजा में पोइट यही कह रहा है कि एवरीवन इज़ द प्रे ऑफ फॉरगेटफुलनेस, सब कोई मृत्यु के बाद भुला दिए जाते हैं। बट प्लीजिंग एंशियस एवर रिजाइंड, कोई मरता है उससे पहले वो एंशियस होता है थोड़ा सा, और अपनी छोटी छोटी सी डिटेल्स छोड़ दे जाता है चीयरफुल डेज के, so that he or she could be remembered even after his death. That is the longing lingering desire of the particular person. Okay,
ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज। अभी क्या कह रहा है कि जो पार्टिंग सोल है, जो आदमी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, जो मरने वाला है, पार्टिंग सोल जो शरीर से अलग हो रही है, जो आत्मा, वो क्या चाहती है? एक फॉन्ड ब्रेस्ट, ऐसी ब्रेस्ट विच इज़ वेरी लविंग टू हर, ऐसे इंसान के ऊपर सिर रख करके रोना चाहती है जो कि बहुत प्यारा होता है। जब किसी का अंत समय आता है तो ऑब्वियसली वो अपने सबसे लव्ड वन को देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मीन्स उसके पास, उसकी गोदी में जा कर के मरना चाहता है। सम पायस ड्रॉप्स, कुछ पवित्र, पायस मीन्स पवित्र बूंदे, द क्लोजिंग आई रिक्वायर, जो मृत्यु मर रहा होता है वो चाहता है कि मेरे लिए कोई प्यार से रोए एक बार, ओके, क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है कि मैं अपने लव्ड वन से बिछुड़ रहा हूँ। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, मृत्यु के बाद इवन टॉम, जो ये टॉम्स हैं, जो ग्रेव हैं, टॉम्स हैं, वहाँ से भी एक प्रकृति की आवाज़ आती है। क्या प्रकृति है? ह्यूमन नेचर क्या है? दैट ही रिक्वायर्स अ फॉन्ड ब्रेस्ट, ही रिक्वायर्ड सम रिमेम्बरेंस फ्रॉम द पीपल इवन आफ्टर हिज डेथ। ये नेचर होता है, तो दैट इज़ द नेचर crying out even from the tomb. Even in our ashes live their wanted fires. What the poet is saying, हमारे जो ashes होते हैं, हमारी मरने के बाद जो राख होती है, उसमें भी wanted fire रहती है, हमारी इच्छाओं की अग्नि बाकी रहती है। ओके, for thee who mindful of the unhonored deed dost in these lines their artless tale relate। अब पोइट कह रहा है फॉर दी, अपने लिए कह रहा है पोइट, अब अपने ऊपर आ रहा है, ही इज़ बिकमिंग सब्जेक्टिव। हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, ओके, जिस फॉर दी, पोइट खुद को कह रहा है, जो कि माइंडफुल है, जिसको पता है दैट ही इज़ अनऑनर्ड डेड, वो कैसे मृत्यु हुआ है, कि उसको कोई सम्मान पूर्वक मृत्यु नहीं हुई है, बस ऐसे ही मर गया है, उसको कोई खास ऑनर प्राप्त नहीं है पोएट को। डूस्ट इन दीज लाइन देयर आर्टलेस टेल रिलेट, इन फिर भी अपनी इन लाइन में अपनी आर्टलेस टेल, अपनी कला रहित कहानी को मैं बताने जा रहा हूँ, पोएट बताएगा। इफ़ चांस, अगर बाई चांस, बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, एक अकेले में कोई आकर के वहाँ बैठ जाए, कंटेम्पलेट करना मीन्स अकेले में ध्यान मग्न होकर के बैठना। सम किंडर्ड स्पिरिट, वहाँ अकेले में कोई, वहाँ पे किंडर्ड स्पिरिट मतलब कि जागृत आत्मा, मतलब संत वहाँ पे आए और पूछे, इंक्वायर दाई फेट, तुम्हारा भाग्य पूछे, मीन्स पोएट का, अब अपने लिए बात कर रहा है कि वहाँ पे बाई चांस कोई संत आ जाए, वहाँ कंटेम्पलेशन करे, ध्यान करे, और किंडर्ड स्पिरिट रहे, वो जागृत आत्मा संत रहे, और उसका भाग्य पूछे, इस कवि का, पोएट का भाग्य पूछे। हैप्पली, नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग, अगर कोई वहाँ पे आके संत आकर के बैठ जाए, पूछे कि ये कौन है, हैप्पीली सम होरी हेडेड स्वेन में से, और वहाँ से कोई, होरी हेडेड मतलब ग्रे हेयर्ड, कोई बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरता हुआ, बूढ़ा आदमी जो कि मुझे जानता हो पहले, वो क्या बताएगा, अगर कोई संत आकर के वहाँ बैठेगा और पूछेगा कि ये कब्र किसकी है, मेरा फेट इंक्वायर करेगा, तो कोई फिर वहाँ से, अभी कल्पना ही कर रहा है, हैप्पीली मीन्स बाई चांस वहाँ से कोई होरी हेडेड, वाइट हेडेड बूढ़ा आदमी गुजरेगा और बताएगा, क्या बताएगा, ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डाउन, हमने अक्सर उसको कहाँ देखा था, सुबह सुबह देखा था। पीप ऑफ डॉन मीन्स मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती थी अक्सर हमने उसको सुबह सुबह देखा था। ब्रशिंग विद हास्टी स्टेप द ड्यू अवे, वो जो ब्रशिंग विद हास्टी स्टेप, जल्दी जल्दी कदमों से चलता हुआ, ड्यू, जो ड्यू पड़ी हुई है, ड्यू मतलब ओस की बूंदें छोटी छोटी सी जो घास पर पड़ी हुई है, उनको ब्रश करता हुआ, हास्टी स्टेप से, हास्टी मतलब जल्दबाजी में चलते हुए जो स्टेप्स, जल्दी जल्दी, हमने उसको मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह जल्दी से इन जो यहाँ पे ड्यू ओस की बूंदें पड़ी हुई उनको ब्रश अप करते हुए, मीन्स वो तेज़ गति से जा रहा था तो वो ऑटोमेटिकली ब्रश अप होंगी, ड्यू जो पड़ी हुई है वहाँ पे। टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड रॉक, कहाँ जाता था वो,
अपलैंड लॉन, ऊपर का जो लॉन है, ऊपर जाकर के जो मैदान आता है, वहाँ पर जाकर के वो सूर्य की रोशनी में बैठता था। अक्सर हमने उसको देखा था। किसको देखा था? उस पोएट के बारे में कोई होरी हेडेड स्वेन बताए, कोई बूढ़ा आदमी जो वहाँ से गुजरेगा उस संत को बता देगा कि इसको हमने यहाँ देखा था। ओके, नेक्स्ट, देयर एट द फूट ऑफ yonder nodding beech that wreath its old fantastic root so high. Now what he will say, वो होरी हेडेड स्वेन क्या बताएगी कि वहाँ भी हमने देखा था उसको, एट द फूट ऑफ yonder nodding beech, वो जो झुके हुए से जो पेड़ की शाखाएं हैं, नॉडिंग मीन्स झुके हुए, yonder मीन्स देयर, ओके, देयर, नॉडिंग मीन्स झुके हुए से जो ब्रांचेस हैं, वहाँ पे हमने अक्सर उसको देखा था। दैट रेट्स इट ओल्ड फैंटेस्टिक रूट सो हाई, जो उसने अपनी रेट मतलब एक तरह से माला बना लेना, गूँथ लेना आपस में। ओल्ड फैंटेस्टिक रूट, जो वहाँ पे रूट्स, अब एक रूट होती है ना जो पेड़ के ऊपर से लटकती है, उसको छाल बोलते हैं शायद, पेड़ बरगद के पेड़ से छाल लटकती है, तो एक तरह से लटक रही है, तो एक तरह से माला बन गई है, दैट इज़ व्रत, ओके। तो वो लपटी हुई सी जो फैंटेस्टिक सी रूट हैं ऊपर से लटक रही हैं, वहाँ हमने उसको देखा था। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच, लिस्टलेस लेंथ मतलब कि एकदम शांत सा, लेंथ मतलब लेटा हुआ। हमने दोपहर को अक्सर उन व्रेथ्स के नीचे, उन बीचेस के नीचे जो व्रेथ्स में लिपटी हुई है फैंटेस्टिक सी रूट, हमने अक्सर उसको वहाँ स्ट्रेच किए हुए देखा था। मीन दोपहर को अक्सर हमने वहाँ पे उसको लेटे हुए देखा था। एंड पॉर अपॉन द ब्रूक दैट बैबल बाय, और पॉर मतलब गिराना, कुछ चीज़। क्या गिराता था वो? अपने विचारों को ही उड़ेल देता था उस झरने पर जो बगल में बहते थे। मतलब अक्सर वो वहाँ लेटकर कुछ ना कुछ अपने विचारों में खोया रहता था। ओके, वो होरी हेडेड स्वैन किसी किंडल्ड स्पिरिट को बताएगा अगर मैं उसके बारे में कोई पूछेगा तो। हार्ड बाय यॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्पॉन, हार्ड बाय यॉन वुड, उस ये जो लकड़ी, ये जो जंगल है, वहाँ पे भी हमने देखा था। नाउ स्माइलिंग, कभी कभी स्माइल करते हुए, एज इन स्कॉन, जैसे कोई गुस्से में स्माइल करता है ना कि इस तरह से, स्कॉन मतलब नाराज़गी में जैसे कि मुस्कुरा रहा हो। मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज, मटरिंग मतलब कुछ बोलना धीरे धीरे मन में। मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज, उसकी जो मनगढ़ंत सी जो दुनिया के बारे में फैंसीज, इमेजिनेशंस थी, ही रोव, दिमाग में उसके जो रोव करती रहती थी, मूव करती रहती थी, उन फैंसीज़ को वो मटरिंग करता था, बड़बड़ाता रहता था। नाउ ड्रॉपिंग वोफुल वैन लाइक वन फॉरलॉर्न, अब क्या कह रहा है? नाउ ड्रूपिंग, और कभी कभी हमने उसको ड्रूपिंग करते हुए देखा, मीन्स उदास। वोफुल वैन, एक उदास और मतलब वोफुल दुखी सा हमने उसको देखा, वैनिंग करते हुए, शोक मनाते हुए देखा। लाइक वन फॉरलॉर्न, जैसे कि वो एकदम अकेला हो। और क्रेज्ड विथ केयर, कि जैसे उसको बहुत ही केयर की ज़रूरत हो। और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, या फिर वो इतना दुखी दिखता था, या इतना अकेला दिखता था कि जैसे कि उसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो लव में। क्रॉस्ड मीन्स रिजेक्टेड, इन होपलेस लव, एक होपलेस लव के पीछे पड़ा, और ओवर देयर ही वॉज क्रॉस्ड, रिजेक्टेड, सो ही बिकम वेरी वोफुल एंड फॉरलॉर्न, अकेला और दुखी सा दिखता था कभी कभी। एक मॉर्निंग क्या हुआ? आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल, एक दिन हमने उसको ऐसे देखा था। अब वो होरी हेडेड स्वैन बताएगा। लेकिन वन मॉर्निंग क्या हुआ? आई मिस्ड हिम, मैंने उसको मिस किया। कहाँ मिस किया? मीन्स उसको नहीं देखा। ऑन द कस्टम्ड हिल, जो कस्टम्ड हिल थी, जो जानी जाती थी कि वो वहाँ जाता है, उन कस्टम्ड हिल पर वो नहीं था। अलॉन्ग द हीथ, वहाँ हीथ पर भी नहीं था। नियर हीथ मीन्स कि एक तरह से जहाँ पे फायर प्लेस है वहाँ, मतलब ही लगी हुई है, वहाँ भी नहीं था। एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, और अपने फेवरेट ट्री के पास भी नहीं था जहाँ पे अक्सर वो लेटा रहता था। अनदर कम नॉर येट बिसाइड द रिल, और उस झरने के पास भी नहीं था। रिल मतलब छोटा सा झरना, वहाँ भी नहीं था। नॉर अप द लॉन, और वो लॉन पर भी नहीं था। हमने जाकर के वहाँ भी देखा
सुबह सुबह वो जाता था लॉन पर सन से मीट करने के लिए, तो वो लॉन पर भी नहीं था। नॉर एट द वुड, और वो वुड्स में भी नहीं था, जंगलों में भी नहीं मिला। द नेक्स्ट विद डायर ड्यू इन सैड अरे स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सॉ हिम बॉर्न। नेक्स्ट हमने क्या देखा? विद डायर ड्यू। डायर मतलब शोक गीत गाया जाना, फनरल सॉन्ग होता है, जब कोई मर जाता है तब गाते हैं डायर। तो हमने डायर देखा। इन सैड अरे, सैड अरे मीन सैड लाइन में लोग गा रहे थे डायर। स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सा हिम बॉर्न, हमने उसको चर्च वे, जहाँ पे उसको बरी किया गया, वहाँ पे हमने देखा, चर्च वे के पाथ में देखा धीरे से कि वहाँ उसको दफना दिया गया। अप्रोच एंड रीड, अब वहाँ पे क्या कह रहा है? पोइट इज सेइंग फॉर दाउ कांस्ट रीड। नाउ व्हाट द होरी हेडेड स्वैन इज सेइंग? अप्रोच, पास आओ और रीड, पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ सकते हो। वो जो बुड्ढा है, हॉरी हेडेड स्वैन है, वो अनपढ़ है। द ले, क्या लिखा हुआ है? ग्रेव्ड ऑन द स्टोन, उसके स्टोन पर, उसके टॉम पर देखो क्या लिखा हुआ है। बीनीथ योन एजेड थोन, उस ये जो पुराना सा जो टॉम्ब है, इस पर देखो क्या लिखा हुआ है। अब वो एपिथेट पड़ेगा जो कि पोएट की ग्रेव पर, पोएट के टॉम्ब पर लिखा जाएगा। अब एपिथेट पोएट ने खुद ही लिख रखी है अपनी। द एपिथेट जो कि टॉम्ब पर लिखी गई है। Here rest his head upon the lap of earth, यहाँ पे उसका सिर रेस्ट कर रहा है पृथ्वी की गोद में। लैप मीन्स गोद, ओके। ऑन द लैप ऑफ अर्थ, a youth to fortune and fame unknown, he is a youth who is unknown to fortune, भाग्य और फेम, फेमस भी नहीं है, ना ही उसके पास पैसा है, ना ही वो नेम और फेम कुछ भी नहीं है। फेयर साइंस फ्रॉन नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, फेयर साइंस, साइंस कह रहा है, नॉलेज को कह रहा है तुम नाराज मत हो। फ्रॉन मीन्स नाराज होना। उसकी निम्न बर्थ, जो साधारण सी बर्थ है, साधारण सा जो जन्म हुआ था, उसके लिए तुम नाराज मत हो कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन नहीं था वो, इसके लिए नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड melancholy marked him for her own, एंड नाउ अगेन melancholy का सब कुछ यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है। फॉर्च्यून भी पर्सोनीफाइड है, फेम भी पर्सोनीफाइड है, साइंस भी पर्सोनीफाइड है। एंड melancholy मतलब सैडनेस, मार्क हिम फॉर हर ओन, वो उसके चेहरे पर एक तरह की सैडनेस हमेशा दिखती ही थी, वो अपने आप ही उसके चेहरे पर सैडनेस रहती ही थी, क्योंकि उसके पास फॉर्च्यून, फेम कुछ भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी। दैट्स वाई ही वॉज लुकिंग ऑलवेज melancholy, ओके। लार्ज वॉज इज बाउंटी, लेकिन उसके पास क्या था? उसकी बाउंटी, उसका पर्स जो था वो बहुत, उसका दिल बहुत बड़ा था, वो सबको दे सकता था। बाउंटी मीन्स एक तरह से कृपण वृत्ति ना होना, कंजूसी ना होना। एंड हिज सोल सिंसियर, और उसकी आत्मा क्या थी? सिंसियर थी, वो एक सिंसियर इंसान था। हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंट, हेवन ने, भगवान ने उसको रिकम्पेंसेशन में बहुत कुछ दिया था। क्या क्या दिया था? उसकी बाउंड्री बहुत अच्छी थी, वॉज ग्रेट हार्टेड पर्सन, सिंसियर सोल। ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड, उसने दुखों को सब कुछ, अपना सब कुछ दे दिया था। उसके पास दुख बहुत थे, सब कुछ अपना दुख को दे दिया था। अ टीयर, उसने मिजरी को क्या दिया था? दुख को क्या दिया था? टीयर, जब उसे दुख होता था वो एक आंसू बहा देता था। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, उसको हेवन से क्या मिला था? पोइट को हेवन से क्या मिला था? इट वॉज ऑल ही विश्ड, सिर्फ वो यही चाहता था कि उसको मिले अ फ्रेंड, एक अच्छा सा फ्रेंड मिला था जो कि उसके लिए आंसू बहा सके, ओके। इट वॉज ऑल ही वॉन्टेड फ्रॉम गॉड। नो फार्दर सीक हिज मेरिट टू डिस्क्लोज, नो फार्दर, अब ज़्यादा मत चाहो, सीख मतलब चाहना, उसकी मेरिट डिस्क्लोज मत करो, उसके गुण मत ढूंढो। और ड्रॉ हिज फ्रैलिटीज़ फ्रॉम द ड्रेड अबोर्ड, और या फिर उसकी जो कमजोरियां हैं, फ्रैलिटीज़ हैं, कमजोरियां हैं, उसकी ड्रेड अबोर्ड, जो उसका जो सूखा, जो उसका ग्रेवयार्ड से, उसकी कब्र से उसकी कमजोरियां भी मत खोद के लाओ, ओके। देयर दे alike in trembling hope repose the bosom of his father and his God. Now what he is saying, now the poet is standing both his frailties as well as his merits. Now what the poet is saying, both his merits and merits and frailties are standing alike, उसकी कमियां और
अच्छाइयाँ दोनों ही एक तरीके से खड़ी हैं, ईश्वर के सामने सब समान होकर के खड़ी हैं। ट्रैम्बलिंग होप रिपोज, एक कांपते हुए आशा में खड़ी हुई हैं कि ईश्वर शायद उनको क्षमा कर दे या फिर अपना ले, उसके गुणों के कारण उसको अपना ले या उसकी कमियों को क्षमा कर दे। बोथ आर ट्रैम्बलिंग एंड आर इन अ होप रिपोज। द फादर ऑफ हिज एंड द बूजम ऑफ हिज फादर, अपने पिता अपने या ईश्वर के सामने जा कर के खड़ी हैं। ओके, ये एपिथेट है, ये पूरी की पूरी ऊपर से लेकर यहाँ तक जो कि पोएट ने लिखी हैं अपनी ग्रेवयार्ड के लिए। ओके, दिस मच इज द एपिथेट, दिस पार्ट, this part is the epithet that is to be written on the tomb of the poet. Okay, now that's all for the poet. Thank you.